आज हम लोग इस कहानी में भारत में अंग्रेज़ों का आगमन कैसे हुआ विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत पीछे चलना होगा हमें, इतना पीछे जहाँ सालों की गिनती नहीं होती थी, सिर्फ पीढ़ियों की यादें होती थीं। उस समय भारत कोई गरीब देश नहीं था, कोई पिछड़ा इलाका नहीं था। भारत एक जीवित सभ्यता थी, सांस लेती हुई, सोचती हुई, अपने आप में पूर्ण थी। यहाँ के गांव आत्मनिर्भर थे, खेत में अन्न था, घरों में हुनर था और लोगों के मन में संतोष था। भारत को किसी से कुछ मांगने की आदत नहीं थी, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। इसीलिए दुनिया ने उसे एक नाम दिया, सोने की चिड़िया। यह नाम कविता नहीं था, बल्कि यह सच्चाई थी। भारत के बाजारों में मसालों की खुशबू हवा में ऐसे घुली रहती थी जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। काली मिर्च, जिसे यहाँ लोग साधारण समझते थे, वही यूरोप में राजाओं की तिजोरी खुलवाती थी। रेशम, सूती कपड़ा, नील, दवाइयाँ, ज्ञान। भारत सिर्फ सामान नहीं देता था, वह सभ्यता का निर्यात करता था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे। यहाँ ज्ञान बेचा नहीं जाता था, बल्कि बांटा जाता था। लेकिन कहानी का नियम है, जहाँ रोशनी ज़्यादा होती है, वहाँ परछाई भी पहुँच जाती हैं। समुद्र के उस पार यूरोप के ठंडे कमरों में कुछ लोग नक्शों के सामने बैठकर भारत को देखते थे। वे भारत को वैसे नहीं देखते थे जैसे भारत था, वे उसे वैसे देखते थे जैसे वह उनके काम का हो सकता था। उनके लिए भारत एक धरती नहीं, बल्कि एक खजाना था, एक ऐसी जगह जिसे अगर काबू में कर लिया जाए तो पीढ़ियों तक अमीरी बनी रह सकती है। उन लोगों को एक बात बहुत खटकती थी, भारत तक पहुंचने का रास्ता। पुराने जमाने में व्यापार जमीन के रास्ते होता था। ऊँटों के काफिले, महीनों की यात्राएं, लुटेरों का डर। बीच में अरब व्यापारी बैठ जाते थे और दाम कई गुना बढ़ा देते थे। यूरोप के लोग सोचते थे, अगर हम सीधे भारत पहुंच जाएं तो बीच के सारे हाथ कट जाएंगे। यहीं से समुद्र ने कहानी प्रवेश किया। समुद्र उस समय रास्ता नहीं, इम्तिहान था। जहाज छोटे थे, नक्शे अधूरे थे और लहरें बेरहम। लेकिन लालच ने डर को पीछे धकेल दिया। पुर्तगाली पहले आए, उन्होंने रास्ता दिखाया, और जब इंग्लैंड ने देखा कि समुद्र के रास्ते भारत पहुंचना संभव है, तो उनके भीतर एक नई आग जल उठी। इंग्लैंड उस समय बहुत बड़ा देश नहीं था, न ज़्यादा जमीन थी, न संसाधन, लेकिन एक चीज़ थी, चालाक सोच। उन्होंने समझ लिया था, दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, योजना से जीती जाती है। और तभी जन्म हुआ एक ऐसे विचार का जिसने आने वाली 250 सालों की कहानी लिख दी। उन्होंने कहा, हम सेना नहीं भेजेंगे, हम राजा बनकर नहीं जाएंगे, हम व्यापारी बनकर जाएंगे। क्योंकि व्यापार पर कोई शक नहीं करता। व्यापारी मुस्कुराता है, झुकता है, सौदा करता है। व्यापारी दोस्त बनाता है और दोस्ती के बहाने दरवाज़ा खोल देता है। इसी सोच से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। नाम सुनने में साधारण था, लेकिन इसके पीछे इंग्लैंड के राजा का आशीर्वाद, अमीरों का पैसा और भविष्य का सपना छिपा था। यह कंपनी सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं निकली थी, यह किस्मत बदलने निकली थी, अपनी नहीं बल्कि भारत की। जब पहले जहाज भारत की ओर चले तो उन पर कोई तोप तनी नहीं थी, न युद्ध का ऐलान था, न कब्जे की बात थी। जहाज़ों में सामान था, सौदे की भाषा थी और चेहरे पर मासूमियत की नकाब था। वे लोग नहीं जानते थे कि
भारत उनके लिए क्या बनेगा, लेकिन यह जरूर जानते थे कि भारत कुछ बहुत बड़ा है। और भारत भारत उस समय सो नहीं रहा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी कहानी अब किसी और की कलम से लिखी जाने वाली है। यही इसी मोड़ पर कहानी रुकती है, क्योंकि अगले हिस्से में वे जहाज की मिट्टी को छूते हैं और इतिहास धीरे धीरे करवट लेना शुरू करता है। समुद्र बहुत दिनों तक चुपचाप नहीं रहता। जब इंग्लैंड से निकले वे जहाज महीनों की यात्रा के बाद आखिरकार भारत के तट के पास पहुँचे, तो लहरें भी जैसे ठहर गई। सामने धरती थी, गर्म, सुगंधित और जीवन से भरी हुई। यह वही भारत था जिसकी कहानी यूरोप के बाजारों और महलों में फुसफुसाई जाती थी, लेकिन जिन लोगों ने पहली बार उसे अपनी आंखों से देखा, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे किसी देश के पास नहीं, किसी सभ्यता के दरवाजे पर खड़े हैं। जहाज के किनारे लगे, कोई शोर नहीं हुआ, न युद्ध का बिगुल बजा, न तलवारें चमकी। उतरने वाले लोग साधारण कपड़ों में थे, उनके चेहरे थके हुए थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो सिर्फ उसी इंसान की आंखों में होती है जो कुछ बहुत किफ़ायती ढूंढ रहा हो। उन्होंने सबसे पहले देखा बाजार। भारत के बाजार किसी और दुनिया जैसे थे। रंग, आवाजें, खुशबू, सब कुछ जिंदा था। यहाँ व्यापार एक रास्ता था, लूट नहीं। दुकानदार मोल भाव करते थे, लेकिन धोखा नहीं देते थे। किसान अनाज बेचते थे, लेकिन भूखे नहीं थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, लोग संतुष्ट थे। यह बात अंग्रेजों के लिए नई थी। उनके देश में मेहनत करने के बाद भी संतोष नहीं मिलता था, और यहाँ बिना दौड़े लोग खुश थे। अंग्रेज ने जल्दी समझ लिया कि यहाँ ताकत दिखाने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी असली चाल छिपा कर रखी। उन्होंने छोटे छोटे उपहार दिए, स्थानीय भाषा सिखाने की कोशिश की, भारतीय पहनावे को अपनाया। वे खुद को अजनबी नहीं, अपना दिखाना चाहते थे। धीरे धीरे वे स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठने लगे, चाय पर बातें हुई, सौदे हुए, भरोसा बना। अंग्रेजों ने मसाले खरीदे, कपड़ा लिया और बदले में चांदी दी। सब कुछ ईमानदार दिख रहा था, और सच कहें तो उस समय तक यह व्यापार ईमानदार ही था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ईमानदारी सिर्फ मुखौटा बन जाती है। भारत के शासन उस समय बहुत दूर थे, न सिर्फ दूरी में बल्कि सोच में भी। राजा अपने महलों में थे, उनके लिए ये विदेशी व्यापारी बस एक और काफिला थे। कोई नहीं समझ पाया कि ये लोग सिर्फ सामान नहीं, जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं। कौन सा बंदरगाह मजबूत है, कहाँ सेना कम है, कौन सा राजा किससे नाराज है, हर बात धीरे धीरे उनके दिमाग में जमा होने लगी। यहीं पर कहानी थोड़ा रहस्यमयी हो जाती है। कहा जाता है कि अंग्रेज व्यापारी रात को अपने जहाज़ों पर बैठकर नक्शे बनाते थे। उन नक्शों पर सिर्फ समुद्र और रास्ते नहीं होते थे, बल्कि इंसानों की कमजोरी भी चिन्हित होती थी। कौन लालची है, कौन महत्वाकांक्षी है, कौन अकेला है। वे समझ चुके थे कि भारत को जीतने के लिए किले नहीं, दिलों की दरारों की जरूरत है। कुछ ही समय में उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे व्यापारी केंद्र बना लिए। इन्हें कारखाना कहा जाता था। ये सुनने में साधारण शब्द हैं, लेकिन इन कारखानों के अंदर सिर्फ सामान नहीं रखा जाता था, वहाँ रणनीति पकती थी। हर कारखाना एक आंख था जो भारत को देख रहा था, और भारत अब भी उन्हें मेहमान की तरह समझ रहा था। लोग कहते थे, अच्छे लोग दाम ठीक देते हैं,
कोई यह नहीं सोच रहा था कि जो दाम आज ठीक लग रहा है वह कल कीमत बन सकता है। अंग्रेजों को अब एक चीज और चाहिए थी, कानूनी मंजूरी। वे जानते थे कि अगर बादशाह की मुहर मिल जाए तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए उन्होंने अगला कदम उठाया, मुगल दरबार की ओर। यहीं से कहानी एक नए दरवाजे में प्रवेश करती है, क्योंकि अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे एक शाही दरबार में कही गई कुछ विनम्र बातें पूरे भारत की दिशा बदल देती है। दिल्ली का मुगल दरबार उस समय शानो शौकत का प्रतीक था। ऊंचे स्तंभ, संगमरमर की ठंडक, दीवारों पर जमे कीमती पत्थर और बीचों बीच वह सिंहासन जिस पर बैठा बादशाह खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझता था। बाहर से देखने पर लगता था कि यहाँ से जो फैसला निकलेगा वही आखिरी सच होगा, लेकिन दरबार के भीतर एक बात अक्सर नज़रअंदाज हो जाती थी। ताकत जब आदत बन जाए तो सावधानी कम हो जाती है। अंग्रेज यह अच्छी तरह समझ चुके थे, इसीलिए वे तलवार लेकर नहीं आए, वे सिर झुकाकर तोहफे लेकर आए। उनके शब्दों में विनम्रता थी, चाल में धैर्य और आंखों में इंतजार था। उन्होंने बादशाह के सामने खुद को एक मामूली व्यापारी की तरह पेश किया, जो बस इतना चाहता है कि भारत में शांति से व्यापार कर सके। उन्होंने कहा कि इससे बादशाह का खजाना भरेगा, विदेशी सामान आएगा और दुनिया में मुगल साम्राज्य का नाम और फैलेगा। जहांगीर ने उन्हें ध्यान से सुना। उस समय मुगल साम्राज्य बड़ा जरूरी था, लेकिन भीतर से थक चुका था। दरबार में साजिशें थीं, प्रांतों में बगावत की हल्की हल्की लहरें थीं। ऐसे में कुछ विदेशी व्यापार अगर खजाने में चांदी भर दें तो उनमें बुराई क्या थी। यही सोचकर बादशाह ने मुस्कुराते हुए उन्हें व्यापार की अनुमति दे दी। उस पल किसी को नहीं लगा कि यह इजाज़त सिर्फ व्यापार की नहीं थी, यह ठहरने, फैलने और जड़ जमाने की अनुमति थी। अंग्रेजों के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी। जब वे गैर कानूनी मेहमान नहीं रहे थे, वे शाही अनुमति से आए हुए व्यापारी थे। उन्होंने अपने कारखाने बढ़ाए, गोदाम बनाए और बंदरगाहों पर अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली। हर कारखाना अब सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं था, वह एक छोटा सा किला बनने लगा था, बिना दीवारों के लेकिन पूरी तैयारी के साथ। धीरे धीरे उन्होंने दरबार के लोगों से भी दोस्ती बढ़ाई। किसी को महंगा तोहफा, किसी को विदेशियों की अनोखी चीज़ें, किसी को वादा। उन्हें पता था कि सत्ता की गलियों में दोस्ती सबसे बड़ा हथियार है। वे यह भी समझ चुके थे कि भारत को बाहर से नहीं, अंदर से पकड़ा जा सकता है। इस बीच भारत के आम लोग अब भी बेखबर थे। किसान अपने खेतों में लगे थे, कारीगर अपने काम में मग्न थे। उनके लिए यह सब कुछ बहुत दूर की बातें थी। वे नहीं जानते थे कि जिन बंदरगाहों पर आज विदेशी जहाज आ रहे हैं, वही कल उनकी आज़ादी के रास्ते बंद कर देंगे। कहानी में यही एक अजीब सा सन्नाटा आता है, क्योंकि अंग्रेज अब सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि वे तौल रहे थे। कौन सा इलाका कमज़ोर है, कौन सा राजा महत्वाकांक्षी है, किसे लालच देकर साथ लिया जा सकता है। उन्हें समझ आ गया था कि भारत एक विशाल शरीर है, लेकिन उसकी नसें अलग अलग दिशाओं में खिंची हुई हैं, और जब नसें जुड़ी न हो तो शरीर कितना भी बड़ा हो गिर जाता है। यहीं से कहानी एक नए रास्ते पर मुड़ती है। अब अंग्रेजों को व्यापार से ज़्यादा चाहिए था सुरक्षा, और सुरक्षा के नाम पर वे वह करने वाले थे जिसने उन्हें व्यापारी से सैनिक बना दिया। समय धीरे धीरे सरक रहा था। बाहर से देखने पर
सब कुछ सामान्य लग रहा था। जहाज आते थे, सामान उतरता था, सौदे होते थे और चांदी की थैलियाँ एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती थीं। लेकिन इस शांति के भीतर एक डर पल रहा था। यह डर अंग्रेजों के मन में था। उन्हें अब यह समझ में आ चुका था कि भारत में रहना आसान नहीं है। यह धरती बड़ी है, लोग अलग अलग हैं और सत्ता के केंद्र बटे हुए हैं। आज अगर एक राजा खुश है तो वही राजा नाराज भी हो सकता है, और अगर कभी किसी शासक ने यह तय कर लिया कि विदेशी व्यापारियों को निकाल देना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही दिन में खो सकती है। इसी डर ने एक नई मांग को जन्म दिया। अंग्रेजों ने कहना शुरू किया, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा माल कीमती है, हमें थोड़ी सुरक्षा चाहिए। यह मांग सुनने में बिल्कुल ठीक लगती थी। आखिर व्यापारी अपने माल की हिफाजत ही तो करेगा। भारतीय शासकों ने भी इसमें कोई खतरा नहीं देखा। उन्हें लगा कि कुछ हथियार बंद पहरेदार रखने से क्या फर्क पड़ेगा, और यहीं से पहली बार भारत की धरती पर कंपनी के सैनिक खड़े हुए। शुरुआत में वे बहुत कम थे, कुछ दर्जन, फिर कुछ सैकड़े। वे व्यापारियों ठिकानों के पास खड़े रहते, शांत रहते और आदेश मानते दिखते। वे स्थानीय लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। ऐसा लगता था जैसे उनका काम सिर्फ पहरा देना है। लेकिन कहानी में असली चाल यह थी कि ये सैनिक सिर्फ पहरा नहीं दे रहे थे, वे अनुशासन सीख रहे थे, जमीन पहचान रहे थे और लोगों को परख रहे थे। अंग्रेजों ने भारतीय युवकों को भी अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। अच्छी तनख्वाह, तय समय पर भुगतान और सख्त अनुशासन, यह सब उस समय बहुत आकर्षक था। धीरे धीरे भारतीय सिपाही अंग्रेज अफसरों के आदेश में खड़े होने लगे। वे नहीं जानते थे कि वे किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे सीख रहे थे बंदूक चलाना, मार्च करना और बिना सवाल किए आदेश मानना। यह सब बहुत शांति से हो रहा था। राजाओं को लगता था कि कंपनी उनके अधीन है। कंपनी जानती थी समय आने पर राजा उनके अधीन होंगे। इसी दौर अंग्रेजों ने एक और चाल चली। उन्होंने भारतीय राजाओं के झगड़ों में मध्यस्थता बनाना शुरू किया। जब दो रियासतों में विवाद होता तो कंपनी अपने सैनिक भेजकर कहती, हम शांति चाहते हैं, हम मदद करेंगे। मदद के बदले में उन्हें जमीन मिलती, कर वसूलने का अधिकार मिलता या कोई किला मिलता। हर बार यह सौदा छोटा लगता, लेकिन हर छोटे सौदे से कंपनी की पकड़ मजबूत होती चली जाती। भारत धीरे धीरे यह भूलता जा रहा था कि ये लोग मेहमान थे। अब वे सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे थे, वे फैसलों के पास पहुंच रहे थे। वे देख रहे थे कि कौन सा राजा कमज़ोर है, कौन अकेला है और किसे लालच देकर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें समझ आ गया था कि भारत को जीतने के लिए बड़ी लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, बस सही समय पर सही जगह दबाव डालना होगा। और यही कहानी एक ऐसा मोड़ पर पहुंचती है जहां पूरा प्रांत उनकी आंखों में बस जाता है, बंगाल। क्योंकि बंगाल अमीर था, बंगाल उपजाऊ था और बंगाल भीतर से भी टूटा हुआ था। बंगाल उस समय सिर्फ एक प्रांत नहीं था, वह भारत की धड़कन थी। गंगा की उपजाऊ धरती, भरे हुए गोदाम, चलता हुआ व्यापार और खजाने से लबालब राजकोष। कहा जाता था कि अगर किसी के पास बंगाल है तो उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। यही वजह थी कि अंग्रेज़ों की नज़र अब पूरी तरह बंगाल पर टिक चुकी थी। लेकिन बंगाल की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी दौलत नहीं थी, उसकी कमजोरी थी अंदर की फूट।
नवाब सिराजुद्दौला जवान थे, तेज थे और सीधे थे। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मर्जी से किले मजबूत करे, कर न दे और अपनी सेना बढ़ाए। उन्होंने साफ कह दिया कि या तो नियम मानो या बंगाल छोड़ो। यह पहली बार था जब किसी भारतीय शासन ने कंपनी को आंखों से आंखें डालकर बात की। अंग्रेज समझ गए यह आदमी झुकने वाला नहीं है और यहीं से उन्होंने वह खेल खेला जिसे वे सबसे अच्छी तरह जानते थे, फूट डालो राज करो। कंपनी के अफसर चुपचाप दरबार के अंदर घुस गए। वे मुस्कान लेकर आए, लेकिन बात जहर जैसी थी। उन्होंने नवाब के रिश्तेदारों, सेनापतियों और दरबारियों से अलग अलग मुलाकातें की। किसी से कहा गया तुम्हें वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। किसी से कहा गया अगर नवाब हट जाए तो गद्दी तुम्हारी हो सकती है, और कुछ लोगों को सीधे सोने का लालच दिया गया। इन सब के बीच एक नाम उभरकर सामने आया, मीर जाफर। मीर जाफर नवाब की सेना का सबसे बड़ा सेनापति था। बाहर से वफादार दिखता था, लेकिन भीतर से महत्वाकांक्षी था। अंग्रेजों ने उसकी इसी कमजोरी को पकड़ा। उन्होंने वादा किया कि अगर वह युद्ध के समय चुप रहेगा तो नवाब की गद्दी उसकी ही होगी। यह सौदा अंधेरे में हुआ, न कोई गवाह न कोई शोर, बस एक समझौता जिसने लाखों लोगों की किस्मत तय कर दी। 1757 का साल आया। प्लासी का मैदान तैयार था। नवाब सिराजुद्दौला की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। तोपें थी, हाथी थे, सिपाही थे। अंग्रेजों की सेना छोटी थी, लेकिन उनके पास एक चीज ज़्यादा थी, योजना। युद्ध शुरू हुआ, गोलियां चली, तोपें दहाड़ी, लेकिन नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा बस खड़ा रहा। मीर जाफर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इंतज़ार करो। नवाब समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। बारिश शुरू हुई, नवाबों की तोपों का बारूद भीग गया। अंग्रेजों ने अपना बारूद पहले से ढक रखा था। थोड़ी देर में मैदान का नज़ारा बदल गया। जो युद्ध नवाब जीत सकता था वह धीरे धीरे हाथ से निकल गया, और जब शाम हुई तो बंगाल हार चुका था। यह हार सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, यह भारत के इतिहास की सबसे महंगी हार थी, क्योंकि उस दिन पहली बार एक विदेशी व्यापारी कंपनी ने एक भारतीय राजा को हरा दिया था, बिना ज़्यादा सेना के, बिना ज़्यादा ताकत के। उस रात कहा जाता है कि गंगा किनारे सन्नाटा था, बंगाल की हवा भारी थी और भारत की आज़ादी ने पहली बार करवट बदली। प्लासी के बाद नवाब बदल गए, लेकिन असली सत्ता कंपनी के हाथ में आ गई। मीर जाफर को गद्दी मिली, लेकिन वह राजा सिर्फ नाम का था। फैसले अब अंग्रेज करते थे, कर उसकी मर्जी से वसूले जाते थे। खजाना अब लंदन की ओर बहने लगा, और अंग्रेज समझ गए अगर बंगाल हाथ में है तो भारत दूर नहीं। यहीं से कहानी का रंग बदल जाता है। अब अंग्रेज छुप कर नहीं, खुले तौर पर सत्ता की ओर बढ़ने वाले थे। प्लासी की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। भारत से दिखने पर ऐसा लगता था जैसे बस एक नवाब बदला हो, जैसे सत्ता का चेहरा बदला हो, लेकिन हकीकत यह थी उस दिन के बाद बंगाल का खजाना अब बंगाल का नहीं रहा। जो सोना चांदी अनाज कभी किसान, कारीगर, राज्य के काम आता था, वह अब चुपचाप जहाज़ों में भरकर समुद्र पार भेजा जाने लगा। अंग्रेजों की पहली बार यह एहसास किया कि भारत सिर्फ बड़ा नहीं है, बेहद अमीर है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस अमीरी को हथियार बनाकर और ज़्यादा ताकत खरीदी जा सकती थी।
बंगाल की दौलत से उन्होंने नई सेना खड़ी की, बेहतर हथियार खरीदे और दूसरे इलाकों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। बंगाल में नवाब तो था, लेकिन वह अब नाम का राजा था। असली फैसले कंपनी के दफ्तरों में होने लगे। कौन कितना कर देगा, कौन कब हटेगा, किसे गद्दी मिलेगा, सब कुछ अब व्यापारियों की मेज पर तय होने लगा। राजा अपने सिंहासन पर बैठा रहता, लेकिन डोर किसी और के हाथ में होती। इसी दौरान अंग्रेजों ने एक और बात गहराई से समझ ली। भारत को एक साथ जितना मुश्किल है, लेकिन टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। हर राज्य की अपनी समस्या थी। कहीं उत्तराधिकारी का झगड़ा, कहीं पड़ोसी से डर, कहीं अंदरूनी बगावत। अंग्रेज इन सबको ध्यान से देखते थे और सही समय का इंतजार करते थे। वे किसी राज्य पर सीधे हमले नहीं करते थे। वे पहले दोस्त बनते, फिर मदद का वादा करते, फिर सुरक्षा के नाम पर सैनिक भेजते। अब राजा उस मदद का आदी हो जाता। तब शर्त रखी जाती, कुछ जमीन, कुछ कर, कुछ अधिकार। राजा सोचता कि अभी बच गए, लेकिन धीरे धीरे उसका राज्य उसके हाथ से फिसलने लगता। बंगाल के बाद उसकी नज़र अवध, मद्रास और बॉम्बे की ओर गई। हर जगह कहानी लगभग एक जैसी थी, लेकिन तरीका थोड़ा अलग। कहीं संधि हुई, कहीं दबाव डाला गया और कहीं लोगों को मोहरा बनाया गया। अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उनकी ताकत थी धैर्य। वे जल्दी नहीं करते थे, उन्हें पता था कि समय उनके साथ है। इस बीच भारत का आम आदमी कुछ बदलता हुआ महसूस करने लगा था। कर बढ़ने लगे थे, कारीगरों का काम कम होने लगा था, विदेशी माल बाजारों में भरने लगा था, जिससे स्थानीय हुनर धीरे धीरे दम तोड़ने लगा। लेकिन यह बदलाव इतना धीमा था कि लोग इसे किस्मत समझकर सहन कर रहे थे। यही कहानी थोड़ी और अंधेरी हो जाती है, क्योंकि अब अंग्रेज सिर्फ दौलत नहीं ले रहे थे, वे भारत की रीढ़ पर हाथ रख रहे थे, उसकी अर्थव्यवस्था पर। और जब किसी देश की रीढ़ कमजोर हो जाती है, तो वह खड़ा हो तो रहता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। अंग्रेजों को अब यह भरोसा हो गया था कि उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। बंगाल ने उन्हें रास्ता दिखा दिया था। अब सवाल यह नहीं था कि वे आगे बढ़ेंगे या नहीं, सवाल यह था कि कहाँ और कैसे। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां दोस्ती के नाम पर लिखी जाने वाली संधियां धीरे धीरे जंजीर बन जाती हैं। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने एक बात साफ समझ ली थी, हर बार युद्ध करना जरूरी नहीं। युद्ध में खर्च होता है, विरोध पैदा होता है और हार का डर भी रहता है। लेकिन अगर किसी राजा से उसकी सहमति से ही उसके अधिकार छीन लिए जाएं, तो न युद्ध होगा और न ही शोर होगा। राजा सिंहासन पर बैठा रहेगा और जनता को लगेगा सब कुछ पहले जैसा ही है, जबकि हकीकत में सब कुछ बदल चुका होगा। इसी सोच से जन्म हुआ एक नई नीति, संधियों की नीति। अंग्रेज किसी राज्य के पास जाते, बड़े आदर से बात करते और कहते, आप हमारे मित्र हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सुरक्षा में मदद करना चाहते हैं। उस समय भारत के बहुत से छोटे छोटे राज्य अपने पड़ोसियों से डरते थे। कहीं मराठों का डर था, कहीं सिखों का, कहीं अपने ही रिश्तेदारों की साजिश। ऐसे में अंग्रेजों की पेशकश सुनने में बहुत आरामदेह लगती थी। वे कहते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, बदले में आप हमारी सेना का खर्चा उठाएंगे और विदेशी नीति हमारे हाथ में दे देंगे। राजा सोचता था, ठीक है, इसमें मेरी गद्दी सुरक्षित रहेगी,
लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता था। जब कोई राजा इस संधि पर हस्ताक्षर कर देता तो वह धीरे धीरे स्वतंत्र नहीं रहता, उसकी सेना कमजोर हो जाती, क्योंकि असली सुरक्षा अब अंग्रेजों के हाथ में होती। उसके फैसले सीमित हो जाते, क्योंकि विदेशों से बात करने का अधिकार चला जाता। वह राजा तो रहता था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और गिरवी रख दी जाती थी। इसे आज हम सहायक संधि कहते हैं। इस नीति से अंग्रेजों ने कई राज्यों को बिना एक भी गोली चलाए अपने नियंत्रण में ले लिया। अवध, हैदराबाद जैसे बड़े राज्य भी इसी जाल में फंस गए। बाहर से देखने पर वे स्वतंत्र थे, लेकिन असल में वे कंपनियों की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। इसी बीच अंग्रेजों ने अदालतें बनाई, कानून बनाए और उन्हें अपने हिसाब से लागू किया। ये कानून सुनने में निष्पक्ष लगते थे, लेकिन उनका असर धीरे धीरे भारतीय समाज की जड़ों पर पड़ने लगा। अंग्रेजी भाषा सत्ता की भाषा बन गई। जो इसे जानता था वही आगे बढ़ता था, जो नहीं जानता था वह पीछे छूटता चला गया। आम आदमी को अब यह समझ आने लगा था कि कुछ तो बदल रहा है। राजा है, लेकिन पहले जैसा नहीं। न्याय मिलता है, लेकिन देर से और अजीब तरीके से। कर वसूली सख्त हो गई थी और पैसा अब पहले की तरह वापस समाज में नहीं आता था। फिर भी विरोध खुलकर नहीं हुआ, क्योंकि यह गुलामी शोर नहीं करती थी। यह चुपचाप फैलती थी, जैसे रात में ठंड जो कब शरीर में घुस जाती पता नहीं चलता। अंग्रेज इस शांति से बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था भारत को उन्होंने समझ लिया है, लेकिन वे सबसे बड़ी भूल थी। भारत बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर से नहीं, क्योंकि इसी समय, इसी दबाव के बीच लोगों के मन में सवाल जन्म लेने लगे थे। हमारे राजा फैसले क्यों नहीं लेते? हमारा पैसा कहाँ जाता है? हम अपने ही देश में पराए क्यों होते जा रहे हैं? ये सवाल अभी आवाज नहीं बने थे, लेकिन वे बीज बन चुके थे, और हर बीज एक दिन फूटता है। अंग्रेजों का राज अब सिर्फ किले और दरबारों तक सीमित नहीं था, वह खेतों तक पहुंच चुका था, गलियों में उतर आया था और धीरे धीरे हर घर की देहरी को छूने लगा था। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, यह इतने धीरे हुआ कि लोगों को लगा शायद यही समय का नियम है। सबसे पहले असर पड़ा किसानों पर। पहले किसान राजा को कर देता था, कर ज़्यादा भी होता तो अकाल में माफ़ हो जाता था। राजा जानता था कि अगर किसान टूट गया तो राज्य भी नहीं चलेगा, लेकिन अंग्रेजों के लिए कर सिर्फ एक संख्या था। उन्होंने कागज पर तय कर दिया कि कितना टैक्स देना है, कब देना है और कैसे देना है। फसल अच्छी हो या खराब, टैक्स तय था। किसान मजबूर था। जमीन उसकी थी, लेकिन जमीन पर हक अब कागज का था। धीरे धीरे किसान कर्ज में डूबने लगा। साहूकार मजबूत हो गए, खेत बिकने लगे। जिन हाथों ने पीढ़ियों तक मिट्टी को सींचा था, वे हाथ मजदूरी करने लगे। यह सब बिना किसी युद्ध के हो रहा था, लेकिन नुकसान किसी युद्ध से कम नहीं था। शहरों में हालात अलग नहीं थे। भारत के कारीगर, जिनका हुनर दुनिया भर में मशहूर था, धीरे धीरे बेकार होने लगे। अंग्रेज कारखानों में बना सस्ता माल जहाज़ों में भरकर भारत लाया जाने लगा। वही कपड़ा, वही बर्तन, लेकिन कीमत कम। भारतीय कारीगर मुकाबला नहीं कर पाए। उनकी दुकानें बंद होने लगी, करघे खामोश हो गए। जिस हाथ से कला निकलती थी, वही हाथ अब भीख मांगने को मजबूर हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि
यह सब क्यों हो रहा है? उन्हें सिर्फ इतना दिख रहा था कि मेहनत पहले से ज़्यादा है लेकिन फल पहले से कम। इसी बीच अंग्रेज़ों ने समाज में और गहरी जगह बनानी शुरू की, कानून और धर्म के जरिए। उन्होंने कहा कि वे समाज सुधारना चाहते हैं। कुछ कुरीतियों को ख़त्म करना सही भी था, लेकिन समस्या नीयत की थी। जब बदलाव ऊपर से बिना समझे और बिना संवाद के थोपे जाए तो वे डर पैदा करते हैं। लोगों को लगने लगा कि उनकी परंपराएं, उनका विश्वास, उनकी पहचान खतरे में है। मिशन आए, स्कूल खुले, नई भाषा फैली। कुछ लोगों को इसमें अवसर दिखा, कुछ को इसमें अपमान महसूस हुआ। भारत एक बार फिर दो हिस्सों में बंटने लगा, जो अंग्रेजी व्यवस्था के करीब थे और जो उनसे दूर थे। लेकिन सबसे खतरनाक असर पड़ा सैनिकों के ऊपर। भारतीय सिपाही अंग्रेजी सेना की रीढ़ थे। वे वर्दी पहनते थे, तनख्वाह पाते थे और आदेश मानते थे, लेकिन वे अपने घर, अपने धर्म, अपनी पहचान को नहीं भूले थे। उन्हें लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अंग्रेज अफसर ऊंचे थे, भारतीय नीचे। मेहनत की बराबरी थी, सम्मान की नहीं। और फिर एक दिन एक अफवाह फैली। कहा गया कि नई बंदूकों के कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने। सिपाही को गोली चलाने से पहले उसे मुंह से काटना पड़ता था। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सूअर अपवित्र। यह बात सच थी या नहीं, यह बाद की बात है, लेकिन इस अफवाह ने उस डर को आवाज़ दे दी जो पहले से मन में बैठा था। लोगों को लगा अब हमारी आत्मा पर हमला हो रहा है। यहीं से कहानी की धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि जब पेट भरा न हो, पहचान खतरे में हो और सम्मान छिन जाए तो इंसान चुप नहीं रहता। अंग्रेज अभी भी यह सोच रहे थे कि सब नियंत्रण में है, लेकिन वे यह नहीं देख पा रहे थे कि जमीन के नीचे आग सुलग रही है और जब आग जल्द ही भड़कने वाली थी। कई सालों से जो गुस्सा मन में जमा हो रहा था वह बाहर दिखने नहीं दे रहा था। लोग काम पर जाते थे, सैनिक परेड करते थे, अफसर आदेश देते थे और जिंदगी जैसे चल रही थी, लेकिन एक झूठी शांति थी। यह वैसी शांति थी जैसी आंधी से पहले होती है। हवा थमी हुई, आसमान भारी और दिल बेचैन। भारतीय सिपाही इस बेचैनी का केंद्र बन चुके थे। वे अंग्रेजी वर्दी पहनते थे, लेकिन उनका दिल भारत के गांव में धड़कता था। वे जानते थे कि उनके परिवारों की हालत खराब होती जा रही है। कर बढ़ रहे हैं, जमीन छिन रही है और समाज बदल रहा है। ऊपर से उन्हें रोज यह एहसास कराया जाता था कि वे सिर्फ आदेश मानने वाले हैं, बराबरी के अधिकार नहीं हैं। इसी माहौल में वह अफवाह फैली कारतूस की। कहा गया कि एनफील्ड राइफल के कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने हैं। यह बात सच थी या नहीं, लेकिन इससे कई ज़्यादा सच था कि सिपाही को लगने लगा था कि अंग्रेज उनकी आस्था को कुचलना चाहते हैं। यह सिर्फ धर्म का सवाल नहीं था, यह सम्मान का सवाल था। उन्हें लगा कि अब सीमा पार हो चुकी है। मार्च 1857 में बैरकपुर में एक सिपाही ने मना कर दिया। उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे कोई नेता नहीं थे, न कोई राजा। वह एक आम सिपाही थे, लेकिन उनके भीतर जमा गुस्सा अचानक शब्द बन गया। उनके अपने अफसर के खिलाफ आवाज़ उठाई, बंदूक उठाई और कह दिया अब नहीं। अंग्रेज ने उन्हें पकड़ लिया, मुकदमा चलाया और फांसी दे दी। अंग्रेजों ने सोचा
एक आदमी गया, बात खत्म। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि उन्होंने एक आदमी को नहीं, डर को मारने की कोशिश की थी, और जब डर टूटता है तो वह आग बन जाता है। मंगल पांडे को फांसी की खबर जंगल की आग की तरह फैली। छावनियों में सिपाही चुपचाप एक दूसरे को देखते थे। कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन सब समझ रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह विद्रोह किसी एक आदेश से नहीं, एक साझा एहसास को जन्म दे रहा था। और फिर मई 1857 आया। मेरठ की छावनी में कुछ सिपाहियों को सजा दी गई। उन्हें जंजीरों में बांधकर सबके सामने अपमानित किया गया। यह दृश्य देखकर बाकी सिपाही के भीतर जो बचा कुचा संयम था वह भी टूट गया। उसी रात उन्होंने हथियार उठा लिया। बैरक जल उठी, अंग्रेज अफसर मारे गए और सिपाही दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली उस समय सिर्फ एक शहर नहीं थी, दिल्ली एक प्रतीक थी, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का सिंहासन। सिपाहियों को लगा कि अगर वे बादशाह के नाम पर लड़ेंगे तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। दिल्ली पहुंची तो शहर ने अपने दरवाजे खोल दिए। बूढ़ा बादशाह हक्का बक्का था। वह जानता था कि उसके पास न सेना न ताकत, लेकिन जब सैकड़ों सिपाही उसके सामने खड़े होकर बोले, आप हमारे बादशाह हैं, तो उसने मना नहीं किया। यहीं से 1857 की आग पूरे उत्तर भारत में फैलने लगी। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, अवध में बेगम हजरत महल, अलग अलग जगहों पर लोग उठ खड़े हुए। यह विद्रोह पूरी तरह संगठित नहीं था, लेकिन इसमें एक बात साफ थी, लोग अब डर नहीं रहे थे। गांव-गांव में बातें होने लगी, शहर शहर में हलचल हो गई। अंग्रेज पहली बार घबरा गए। उन्हें लगा कि भारत हमेशा चुप रहेगा, लेकिन भारत ने पहली बार कहा नहीं। हालांकि इस विद्रोह में कई कमजोरियां थीं। न एक नेतृत्व था, न एक योजना, न पूरे देश की एकजुटता। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, बेहतर संचार था और अनुभव भी थे। धीरे धीरे उन्होंने विद्रोह को दबाना शुरू किया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि 1857 भले ही हार गया हो, पर उसने एक बात हमेशा के लिए बदल दिया कि उसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत गुलाम है पर कमज़ोर नहीं, और भारत को यह समझा दिया कि आज़ादी बिना बलिदान के नहीं मिलती। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने समझ लिया केवल शक्ति से नहीं भारत को नियंत्रित करना काफ़ी। अब उन्हें चाहिए था हर स्तर पर पकड़, राजनीति, सेना, कानून, अर्थव्यवस्था और समाज। उन्होंने तुरंत शासन की नई रूपरेखा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अब ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता संभाली। अब शासन धीरे लंदन से नियंत्रित होने लगा। सैनिकों के लिए नियम कड़े कर दिए गए। केवल भारतीय सिपाही नहीं, बल्कि उनके परिवार, उनके गांव तक का डेटा रखा गया। एक कानून बनाए गए जिससे किसी भी विद्रोह को जल्दी दबाया जा सके। राजाओं के लिए भी नीति बदली। अब केवल दोस्ती का नकाब नहीं, बल्कि सैन्य सहायता का अधिकार, कर वसूली की निगरानी और प्रशासन में भागीदारी उनके हाथ में थी। नाम उसका था, सत्ता अंग्रेज की थी। अर्थव्यवस्था पर भी पूरा नियंत्रण रखा गया। कर संग्रह की प्रणाली आधुनिक बन गई। पैसा सीधे कोषागार में जाता और जनता की निगरानी के बिना बड़े प्रोजेक्ट पर खर्च होता। भारतीय कारीगर और व्यापारी अब विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट गए। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत पर कदम धीरे धीरे मजबूत करना शुरू किया। अब यह सिर्फ व्यापार नहीं रहा, यह संपूर्ण नियंत्रण बन गया।
राजाओं को दिखाया गया कि उनकी रक्षा ही उनकी आज़ादी की गारंटी है। कई छोटे राज्य सीधे अंग्रेजों की सेना और प्रशासन के अधीन आ गए। बड़े राज्य में भी नीतियां बदल दी गईं। अब वे केवल नाम के राजा थे। असली फैसले ब्रिटिश अफसरों की मर्जी से लिए जाते थे। आम जनता के जीवन में बदलाव और तेज हो गया। किसान और कारीगर पहले की तरह नहीं जी रहे थे। कर, कानून और विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा ने रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी। साथ ही अंग्रेजों ने शिक्षा और भाषा के जरिए नई पीढ़ी को अपनी ओर नियंत्रण में लेना शुरू किया। मिशनरी स्कूल, कॉलेज और प्रशासन प्रशिक्षण से वे भविष्य के भारतीय नेताओं और कर्मचारियों को अपने हिसाब से तैयार कर रहे थे। 1857 की हार ने जनता को एक सबक दिया, केवल तलवार से नहीं, सिस्टम और शिक्षा से भी जीत संभव है। और यही अंग्रेजों की नई ताकत बन गई। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। उसके पास सेना, कानून और अर्थव्यवस्था प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। बंगाल से शुरू हुआ यह खेल धीरे धीरे पूरे भारत तक फैल गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ हार नहीं थी, यह कहानी थी सहिष्णुता, धैर्य और जिजीविका। भारत ने सीखा कि विदेशी ताकतें केवल तलवार और गोलियों से नहीं, रणनीति, कानून और समाज पर नियंत्रण से जीतती हैं। और भारत ने धीरे धीरे समझा कि भविष्य की लड़ाई केवल युद्ध भूमि में नहीं, दिमाग, समाज और अर्थव्यवस्था में भी लड़ी जाएंगी। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि हर बदलाव, चाहे वह चुपचाप क्यों न हो, जनता के अंदर सवाल पैदा करता है। सवाल जो बीज बनते हैं और भविष्य में स्वतंत्रता की आग जलाते हैं। 1857 की चिंगारी, बंगाल की दौलत, व्यापारी से सैनिक बनने तक की पूरी कहानी, यह सब हमें सिखाती है कि भारत कभी न सिर्फ गुलाम रहा, न ही चुप। हर मुश्किल घड़ी में उसकी जिजीविका और हिम्मत ने इतिहास की दिशा बदल दी। और इसी तरह अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, लेकिन भारत का सपना हमेशा जिंदा रहा।